एनिमल किंगडम सबसे पुराना किंगडम है। सबसे पुराना क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक एनिमल है, तो उसे अपने बारे में जानकारी करने की सबसे पहले जरूरत पड़ी। उसने सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अपने में दिखाया और सबसे पहले खुद को बनाया एनिमल किंगडम। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें भी एनिमल किंगडम था। और जो सबसे लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है कौन सा, कार्ल वूज का 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके अंदर भी एनिमल किंगडम है। और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन है, कौन सा क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉबर्ट एच विटेकर, उसमें भी एनिमल किंगडम है। तो यानी हर तरह के क्लासिफिकेशन में एनिमल किंगडम है। ठीक है, याद रहेगा बेटा। अब एनिमल किंगडम की खास बात क्या होती है? एनिमल किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। इनमें सेल वॉल नहीं होती, इनके अंदर सेल के अंदर सेंट्रोसोम मिलता है, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन मिलता है। इनके अंदर जो सेल साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के अंदर जो साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है वो क्लीवेज मेथड से होता है। इनके अंदर जो वैक्यूल मिलती हैं छोटी मिलती हैं, स्मॉल होती हैं, स्मॉल साइज होती हैं, लेकिन नंबर ऑफ वैक्यूल बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं। ये मोटाइल और सेसाइल यानी एक जगह नॉन मोटाइल, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, सेसाइल एनिमल्स का एग्जांपल क्या है? सेसाइल एनिमल का एग्जांपल है हाइड्रा या पॉरीफेरा। पॉरीफेरा सेसाइल होते हैं, मूव नहीं करते। ये अकेले भी रह सकते हैं, एनिमल अकेले भी रहते हैं, इन्हें सॉलिटरी एनिमल कहते हैं। ये कॉलोनी बना के भी रहते हैं, इन्हें कॉलोनियल एनिमल रहते हैं, झुंड बना के रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। सॉलिटरी का एग्जांपल क्या है? सॉलिटरी सिंगल हाइड्रा अगर कहें तो ये एक सॉलिटरी है। ठीक है, और अगर हम कोरल्स की बात करें तो कोरल्स क्या हैं? कॉलोनियल हैं। फिर ये डायरिनल भी होते हैं, दिन में एक्टिव होते हैं तो डायरिनल कहते हैं, और रात में एक्टिव होते हैं तो नॉक्टर्नल कहते हैं। ठीक है, इनमें रिप्रोडक्शन तीनों तरह का होता है, वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। लेकिन हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म के अंदर ओनली सेक्सुअल ही मिलता है। ठीक है, क्लियर है? अब एनिमल किंग को क्लासिफाई करने के बेसिस क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो बेसिस ऑफ द एनिमल क्लासिफिकेशन जो है वो है, सबसे पहला बेसिस जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये क्या है? अलग अलग लेवल हैं, बॉडी किससे बनी हुई है, इसे कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म, either cells और टिश्यूज और ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सबसे छोटा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, जिसमें बॉडी किससे बनी होती है? प्रोटोप्लाज्म से बनी होती है। और ये किसमें होता है? सिंगल सेल्ड एनिमल में। अब सिंगल सेल्ड एनिमल जो हैं वो प्रोटोजोआ में रखे जाते थे, इसीलिए उन्हें प्रोटोजोआ कहते थे। प्रोटो यानी प्राइमरी, जोआ यानी एनिमल। ठीक है, लेकिन आजकल इन सबको किस में रखते हैं? प्रोटिस्टा में रखते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में द किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, दूसरा आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या होता है? बॉडी एक सेल का बंच होती है, इसमें किसी तरह का टिश्यू नहीं बनता। ठीक है, ये किसमें होता है? पॉरीफेरा के अंदर। पॉरीफेरा के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बाद में आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें होता है? मास ऑफ टिश्यू। बॉडी इज द मास ऑफ टिश्यू। अलग अलग टिश्यू होते हैं लेकिन वो ऑर्गन नहीं बनाते। ठीक है, ये सिलेंट्रेट्स में होता है। सिलेंट्रेट्स, निडेरिया या टिनोफोरा, इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बाद में आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गन से मिलकर बनी होती है। ये सबसे पहले किससे शुरू होता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस से शुरू होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, बॉडी अलग अलग सिस्टम से बनी होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है, अलग अलग सिस्टम होते हैं। ये किसमें शुरू होता है? किससे शुरू होता है? एनेलिडा से शुरू होता है और ह्यूमन तक यही क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। कौन सा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आती है सिमेट्री। व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री जनरली कोई चीज बराबर है तो या नहीं है ये बताने वाली फैक्टर को बोलते हैं सिमेट्री। लेकिन जो क्लासिफिकेशन है उसमें सिमेट्री थोड़ी सी अलग होती है। सिमेट्री इज द नंबर ऑफ सेक्शन फ्रॉम मीडियन एक्सिस। मीडियन एक्सिस क्या होता है? एक वर्चुअल एक्सिस है जो जिससे बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में काटा जा सकता है। ठीक है, द वर्चुअल एक्सिस ऑफ द बॉडी फ्रॉम वेयर वी कैन कट द बॉडी
into two equal halves, that is called median axis, और median axis से जितने सेक्शन निकलेंगे उसे कहते हैं क्या, सिमेट्री। अगर मीडियन एक्सिस होता ही नहीं है, देयर इज नो मीडियन एक्सिस, तो फिर कोई सेक्शन भी नहीं निकलेगा, और ऐसी बॉडी को बोलते हैं एसिमेट्रिकल, जो पॉरीफेरा में मिलती है। जो किसमें मिलती है, पॉरीफेरा में। अगर मीडियन एक्सिस है और उससे बहुत सारे सेक्शन निकलते हैं तो उसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, जैसी सीलेंट्रेट में मिलती है। रेडियल सिमेट्री का कॉमन एग्जांपल अगर आप देखना हो तो आप एप्पल को देख लीजिए। एप्पल को आप बीच में से काटिए, कैसे भी काट लीजिए, आप खूब सारे सेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्या है, रेडियल सिमेट्री। दूसरी होती है बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन होता है जो बीच में से होता है, बॉडी को दो लेटरल पार्ट में काट देता है, इसे हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, ये जनरली कॉर्डेट्स के अंदर होती है, जो हायर लेवल ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर होती है। ठीक है, ऑर्थोपोडा जो है, एनेलिडा, इनके अंदर, और कॉर्डेट्स, इनके अंदर कौन सी सिमेट्री होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इसके बाद में आता है ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर के बेसिस पे कितने तरह की होती है सिमेट्री, जर्म लेयर के बेसिस पे कितने तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो तरह के होते हैं। अब जर्म लेयर होती क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले जर्म लेयर क्या होता है, एम्ब्रियोनिक लेयर होती है जो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलपमेंट करती हैं। इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, जाइगोट जो होता है ना, जाइगोट में डिवीजन होता है, लगातार सेल डिवीजन होता है, और उससे सेल का मास बन जाता है, सॉलिड मास बनता है, उसे मोरुला कहते हैं। मोरुला के बीच की सेल क्या होती है, डिस्पर्स होकर किनारे पे आ जाती हैं और एक हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे ब्लास्टुला कहते हैं। अब ब्लास्टुला जो है, ब्लास्टुला के अंदर क्या होता है, बाहर, सबसे बाहर जो लेयर है सेल की, उसे ब्लास्टोडर्म कहेंगे, और उसके एक एक सेल को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। अब ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन शो करती है, अंदर की तरफ फोल्ड होने लगती है। ठीक है, क्योंकि बाहर तो ग्रोथ कर नहीं पाती, तो सेल डिवाइड होंगी और अंदर की तरफ मूव करती हैं। अब सेल की दो लेयर बन जाती हैं, एक तो बाहर वाली लेयर और एक अंदर वाली लेयर। बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म और अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म, और जिस छेद से वो अंदर की तरफ घुसने से जो छेद बन जाता है, ऊपर पोर बन जाता है, उसे बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ठीक है बेटा, अब ब्लास्टुला की कैविटी जो है वो धीरे धीरे भरने लग जाती है। ठीक है, और एक अंदर सेंटर में एक कैविटी और बन गई, एंडोडर्म से घिरी हुई कैविटी, एंडोडर्म से कवर्ड कैविटी है। इस कैविटी का नाम होता है आर्केंट्रॉन। ठीक है, अब यहां पर जिस स्टेज को कहते हैं गेस्टुला, और इस स्टेज का पूरा अगर नाम दें तो इसे बोलते हैं बाई लेयर्ड या डबल लेयर्ड गेस्टुला। इसमें दो लेयर हैं। ठीक है, कौन सी है, एक्टोडर्म और दूसरी है एंडोडर्म। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट यहां से हो जाता है तो इसे कहते हैं क्या, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें आते हैं पॉरीफेरेंस का डेवलपमेंट इसी सेकंड टू लेयर गेस्टुला से होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब जो अंदर की साइड में क्या होता है, ये जो है ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये जो गेस्टुला है, गेस्टुला के अंदर क्या है, बाहर एक्टोडर्म है, अंदर एंडोडर्म है। बाहर क्या है, एक्टोडर्म, अंदर क्या है, एंडोडर्म। इनके बीच में एक और लेयर बनने लग जाती है जिसे मीजोडर्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मीजोडर्म कहते हैं। ये बनने लग जाती है और एक कैविटी बन जाती है बीच में, जिसे सीलोम कहते हैं। तो अब कितनी लेयर हो गई, 3 लेयर हो गई। इस 3 लेयर वाले को क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक गेस्टुला या 3 लेयर गेस्टुला। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो यहां से बनते हैं, यानी जिनके अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों होती हैं, उसे कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। समझ में आया। अब इसका एग्जांपल क्या है, जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हैं, सभी के सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ठीक है, सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, चाहे वो प्लेटीहेल्मिन्थीज हो यानी फ्लैटवर्म्स हो, चाहे वो क्या हो, एनेलिडा हो, चाहे वो ऑर्थोपोड्स हो, चाहे इंसेक्ट हो, या चाहे वो स्टारफिश हो, चाहे ह्यूमंस हो, हम भी क्या हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। अब हम बात करते हैं कि सीलोम का डेवलपमेंट कैसे होता है, या इस मीजोडर्म का डेवलपमेंट होता कैसे। होता क्या है, जो बीच की कैविटी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का जो स्पेस होता है, उसमें क्या होता है, मीजोडर्मल सेल मास होता है। सेल्स भरी होती हैं, इन्हें मीजोडर्मल सेल मास कहते हैं। ये सेल मास के बीच में क्या होता है, बीच में से फटने लगता है। ठीक है, फटने लगता है और किनारे पे मूव करने लगता है। ठीक है, किनारे पे मूव करेगा तो किनारे पे मूव करता जाता है और एक पूरी की पूरी लेयर एक तो किस तरफ चली जाती है, एक लेयर किस पे चढ़ जाती है, एक्टोडर्म पे, और एक लेयर किस तरफ चली जाती है, एंडोडर्म पे, और बीच में बन जाती है कैविटी। इस बीच वाली कैविटी को तो कहते हैं सीलोम, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के ऊपर जो सेल लेयर चढ़ जाता है अंदर की साइड में, उसे कहते हैं मीजोडर्म। और इस तरह से बनने वाली सीलोम को कहते हैं क्या, साइजोसीलोम।
ठीक है। साइजो का मतलब होता है फटना, ठीक है। मीजोडर्मल सेल मास के फटने से, फटकर फैलने से बनने वाली सीलोम को बोलते हैं साइजोसीलोम। दूसरी होती है एंटीरोसीलोम। एंटीरोसीलोम का मतलब क्या होता है, आर्केंट्रॉन जो होती है, एंडोडर्म की जो कैविटी होती है, उससे एक छोटा सा सेल का एक पाउच निकलता है और वो पाउच फूल कर बड़ा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और वो इतना बड़ा हो जाता है कि पूरी की पूरी अंदर की कैविटी को कवर कर लेता है, ठीक है। इस पाउच को अब क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। इस पाउच की वॉल को क्या कहते हैं, मीजोडर्म कहते हैं। अब इस पाउच के चारों तरफ क्या है, सीलोम के चारों तरफ क्या है, मीजोडर्म है। मीजोडर्म के बाहर की साइड में क्या है, एक्टोडर्म है, और अंदर की वाली की तरफ क्या है, एंडोडर्म है, ठीक है। तो इस तरह से आर्केंट्रॉन से जो सीलोम बनी उसे कहते हैं एंटीरोसिलिक सीलोम, ठीक है। अब सीलोम, ये बात क्लियर हो गई बेटा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। पहला एसीलोमेट, जिनके अंदर सीलोम नहीं होती। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थीज। दूसरे हैं सीडोसीलोमेट, जिनके अंदर कैविटी तो है लेकिन उसमें मीजोडर्म का, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कैविटी है लेकिन मीजोडर्म से लाइन नहीं है। और दूसरा खास बात क्या है कि जो मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं है और उसके अंदर क्या भरा होता है, पानी भरा होता है, कैविटी में पानी भरा होता है। तो कैविटी तो है लेकिन पानी भरा हुआ है और मीजोडर्म नहीं है, तो इसलिए वो सीलोम नहीं है। सीलोम की खास बात क्या होती है कि उसके चारों तरफ क्या है, सीलोम इज अ कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म। तो यह मीजोडर्म नहीं है, इसलिए ये कैविटी तो है लेकिन मीजोडर्म नहीं है, तो इट इज कॉल्ड स्यूडोसीलोम, ठीक है। फॉल्स सीलोम, कैविटी है लेकिन मीजोडर्म नहीं है, इसलिए फॉल्स है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीडोसीलोम, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये किसमें मिलती है, निमेटोड्स में, या जिनको एसके हेल्मिन्थीज कहते हैं उसमें भी मिलती है। इसके बाद अगर सीलोम है, ट्रू सीलोम है, द कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म है, तो उसे हम कहते हैं यूसीलोमेट, जिसमें ऑर्थोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा ये सब आते हैं, और ह्यूमन भी इसी में ही आते हैं, ठीक है। और सीलोम के डेवलपमेंट में भी 2 तरह के होंगे, कौन से, साइजोसिलिक या एंटेरोसिलिक, जिनके अंदर सीलोम क्या है, जो इसका मीजोडर्मल सेल मास फटने से बनती है उसे कहते हैं साइजोसिलिक, और जिनके अंदर मीजोडर्मल सेल जिसमें आर्केंट्रॉन से बनती है उसे एंटेरोसिलिक। तो ये है क्या, ये सीलोम के बेसिस पे कितने तरह के होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो सीलोम डेवलपमेंट के बेसिस पे, सीलोम डेवलपमेंट अगला पॉइंट जो है सीलोम डेवलपमेंट है। सीलोम डेवलपमेंट के बेसिस पे क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म, 2 तरह के होते हैं, साइजोसिलिक और एंटेरोसिलिक। अगर सीलोम का डेवलपमेंट किससे हुआ है, मीजोडर्मल सेल मास के फटने से हुआ है, तो इसे साइजोसिलिक सीलोम डेवलपमेंट कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं साइजोसिलोमेट, ठीक है। साइजोसिलोमेट में कौन आते हैं, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, ठीक है। और एंटीरोसिलोमेट में क्या होता है कि सीलोम का डेवलपमेंट किससे होता है, सीलोम का डेवलपमेंट होता है किससे, सीलोम का डेवलपमेंट होता है आर्केंट्रॉन से। आर्केंट्रॉन से आर्केंट्रॉनल पाउच निकलते हैं और वो जो फैल के बड़े होते जाते हैं और वो क्या बना देते हैं, वो सीलोम बना देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एंटीरोसिलिक सीलोम डेवलपमेंट, ठीक है, एंटीरोसिलिक सीलोम डेवलपमेंट, ठीक है बेटे, यहां तक समझ में आया। एक बार मैं दोबारा से सीलोम डेवलपमेंट बता देता हूं। देखो सीलोम डेवलपमेंट क्या है, सीलोम डेवलपमेंट के बेसिस पे 2 तरह के होते हैं, एक तो साइजोसिलोमेट और एक एंटीरोसिलोमेट। जिनके अंदर साइजोसिलिक सीलोम डेवलपमेंट होता है उन्हें साइजोसिलोमेट कहते हैं, और जिनके अंदर एंटेरोसिलिक सीलोम डेवलपमेंट होता है उसे एंटेरोसिलोमेट कहते हैं, ठीक है। साइजोसिलोमेट में कौन आते हैं, ऑर्थोपोड्स, मोलस्कन्स और एनेलिडा, और एंटेरोसिलोमेट में कौन आते हैं, इकाइनोडर्मेट, हेमिकॉर्डेट एंड जो है कॉर्डेटा, यानी हम लोग किस में आते हैं, एंटीरोसिलोमेट में आते हैं, ठीक है बेटे, ये समझ में आया। अब आता है फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर कौन सा छेद था, आर्केंट्रॉन का छेद था, जो सबसे पहला बॉडी में छेद बनता है, पोर बनता है, वो ब्लास्टोपोर बनता है, ठीक है। तो ब्लास्टोपोर जो है वो किसका पोर है, आर्केंट्रॉन का पोर है। अब आर्केंट्रॉन क्या बनाती है, एलिमेंट्री कैनाल बनाती है। तो ब्लास्टोपोर से या तो माउथ बनेगा या एनस बनेगा। अब जिन ऑर्गेनिज्म में ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है उन्हें हम कहते हैं प्रोटोस्टोमिया, और जिनके अंदर ब्लास्टोपोर से एनस बनता है उसे कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया, ठीक है। ब्लास्टोपोर से माउथ बनेगा तो प्रोटोस्टोमिया और एनस बनेगा तो ड्यूटेरोस्टोमिया, ठीक है। ब्लास्टोपोर
से जो जिनके वो एनिमल जिनके अंदर ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है यानी प्रोटोस्टोमिया, उनको हम लोग साइजोसिलोमेटा वाले भी मानते हैं। मतलब साइजोसिलोमेट जितने भी है ना, कौन कौन से, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, वो सब के सब प्रोटोस्टोमिया में आते हैं। उनके अंदर माउथ क्या है, किससे बनता है, ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है। और हम लोग जो हैं, ठीक है, हम लोग यानी कि कॉर्डेटा, ठीक है, इसके अलावा हेमिकॉर्डेटा और एंटेरो, जो जितने भी एंटेरोसिलोमेट हैं, इकाइनोडर्मेट्स हैं, वो सब ड्यूटेरोस्टोमिया में आते हैं। उनके अंदर क्या होता है, ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, एनस बनता है। हमारे अंदर ब्लास्टोपोर से क्या बना, एनस, क्या बना, एनस बना। ठीक है, यानी कि अगर कोई पूछे कि यार बॉडी में माउथ पहले बना या एनस पहले बना, तो हम क्या बोलेंगे, एनस पहले बना। ह्यूमन का एनस पहले बना, लेकिन अगर कॉकरोच की बात करेंगे तो उसका माउथ पहले बना। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आता है, अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो सेगमेंटेशन है। ठीक है, सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ बॉडी इन द सेगमेंट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। ठीक है, डिवीजन ऑफ बॉडी इन द सेगमेंट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन क्या है, डिवीजन ऑफ बॉडी इन द सेगमेंट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। ठीक है, चलिए सेगमेंटेशन कितने तरह का होता है, 4 तरह का होता है। एक तो होता है ए सेगमेंटेशन या ए सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, जिनकी बॉडी सेगमेंट्स में बटी हुई नहीं होती। ठीक है, इसमें आते हैं पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इनकी बॉडी सेगमेंट्स में बटी हुई नहीं होती, एकदम सिंगल पीस बॉडी होती है सारी की सारी। ठीक है, क्लियर है। दूसरे आते हैं कौन से, स्यूडो सेगमेंटेशन। ठीक है, स्यूडो सेगमेंटेशन का मतलब होता है बाहर से तो दिखते हैं सेगमेंटेड है, लेकिन रियल में सेगमेंटेड होते नहीं है। ठीक है, इनकी बॉडी बाहर से सेगमेंटेड दिखती है, लेकिन सेगमेंटेड रियल में सेगमेंटेशन इनमें नहीं होता। ठीक है बेटे, इसके बाद अगला आता है, इसमें एग्जांपल कौन सा है, फ्लैटवर्म्स। जितने भी फ्लैटवर्म है, टेपवर्म है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है, वो सारे स्यूडो सेगमेंटेड होते हैं। बाहर से देखने पे बॉडी सेगमेंटेड दिखती है टेपवर्म की, लेकिन अंदर जाकर के क्या है, उसमें सेगमेंटेशन नहीं है। फिर आता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन में क्या होता है, बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेड है और अंदर से भी सेगमेंटेड है। ठीक है, ऐसा सेगमेंटेशन ह्यूमन में मिलता है, एनेलिडा में मिलता है। अब आप अपनी फिंगर को देखो, आपकी फिंगर को उठाओगे, इंडेक्स फिंगर को उठाओगे तो क्या होगा, आपको बाहर उसमें 3 सेगमेंट दिखेंगे और अंदर हड्डियां भी कितनी हैं, 3 हड्डियां ही हैं, उसमें 3 बोन्स हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारे अंदर भी क्या मिलता है, स्यूडो सेगमेंट, सॉरी रियल सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलता है। ठीक है बेटू, क्या ये बात समझ में आई। इसके बाद में आता है क्रिप्ट सेगमेंटेशन या क्रिप्टो सेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, बाहर से लगता है कि सेगमेंटेड बॉडी नहीं है, लेकिन रियल में अंदर से सेगमेंटेड होती है। ठीक है, और ये किस में मिलता है, एनेलिडा का एक छोटा सा क्लास है आर्की एनेलिडा, उसमें मिलता है। ठीक है, उसमें मिलता है, उसमें बाहर से बॉडी एकदम क्या है, प्लेन होती है, सेगमेंटेशन नहीं दिखता, लेकिन अंदर से सेगमेंटेड होती है। ठीक है, एग्जांपल है इसका आर्की एनेलिडा का पॉलीगोडियस। अब एक और बेस है क्लासिफिकेशन का, और क्या बेसिस है, डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट फ्रॉम एग, यानी अडल्ट के एग से डेवलप होने के हम क्या बोलेंगे, अगर कितनी कैसे हो सकता है, उस बेसिस पे हम क्या है, अलग अलग तरह के क्या है ऑर्गेनिज्म होते हैं। पहला डायरेक्ट डेवलपमेंट वाले, दूसरे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वाले। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, एग से सीधा अडल्ट निकल जाता है, एग से सीधा अडल्ट निकलता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेवलपमेंट। इसमें कोई लार्वा वगैरह नहीं होता। ठीक है, जैसे बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल हो गए, मैमल हो गए, सीधा एग से क्या बना, बच्चा बन गया। ठीक है, क्लियर है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, बीच में लार्वा स्टेज होती है, एग से पहले लार्वा बनेगा फिर अडल्ट बनेगा, डायरेक्ट अडल्ट नहीं बनेगा। तो ये क्या है, ये है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में 2 एक्शन होते हैं, पहले एग हैच होता है, एग हैच होता है तो क्या निकलता है, उसमें से लार्वा निकलता है, लार्वा मेटामॉर्फोसिस करता है और उसमें अडल्ट निकलता है। इसका एग्जांपल क्या है, पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा, जितने भी लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है सभी में कैसा मिलता है, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है, जिसमें लार्वा प्रेजेंट होता है। ओके, इसके बाद में आता है रीजनरेशन।
रीजनरेशन भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज क्लासिफिकेशन में। जितने लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी हाई होती है और हायर कैटेगरी के अंदर कम होती है। पता है ह्यूमन के अंदर तो सिर्फ रीजनरेशन इतना होता है कि बस वुंड्स खत्म भर जाते हैं, बाकी तो नहीं। जबकि क्या होता है, जो सबसे लोअर कैटेगरी का एनिमल है जिसका नाम है पोरीफेरा, उसके अंदर इतनी है कि आप उसको बॉडी को चूरा करके उसका शेक बना लोगे ना और उसे पानी में फेंकोगे तो जहां जहां छोटा से छोटा पीस भी गिर गया ना वो पूरा का पूरा पोरीफेरा बना देगा, इतना उसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। ठीक है बेटे, इसके बाद में आता है क्या, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अगला क्लासिफिकेशन का बेस है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड अदर कॉर्डेट कैरेक्टर। नोटोकॉर्ड क्या होती है, बॉडी के डोर्सल पार्ट में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो किससे बनी होती है, मीजोडर्म से बनी होती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड कहते हैं। अब ये क्या है, ये हम भी नोटोकॉर्डेट है, तो क्या आपकी बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड है क्या? ठीक है, क्या आपने देखा कभी आपकी पीठ पीछे रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो? ऐसा तो है ही नहीं। अगर मेरी बॉडी में पीछे सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती तो मैं तो मुड़ भी नहीं पाता, लेकिन मैं तो आगे भी बैंड कर लेता हूं, पीछे भी बैंड हो जाता हूं, ठीक है, साइड में भी हो जाता हूं। लेकिन ये तो इसकी ये होती तो मैं नहीं कर सकता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मेरी बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं है? चलो देखते हैं क्या हुआ। दूसरा इनका कैरेक्टर होता है। तो पहला एक तो है नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस, दूसरा क्या है, नर्व कॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड यानी मेरी बॉडी के डोर्सल साइड पे एक लंबी नर्वस सिस्टम की रॉड होगी, ठीक है, जो डोर्सल होगी, हॉलो होगी। ठीक है, चलो ये है क्या मेरी बॉडी में? अरे यार ये ऐसा भी कोई रॉड नहीं है, मुश्किल हो गई फिर तो। तीसरा कैरेक्टर होता है फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स या फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, गर्दन के पास में गिल्स के लिए छोटी छोटी दरारें होती हैं, इन्हें फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट कहते हैं, जो सीधे किससे कनेक्टेड होती हैं, फेरिंग से कनेक्टेड होती हैं, मुंह से, एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, क्या होता है, पानी हम इससे मुंह से पानी लेते हैं और इनसे पानी निकालते रहते हैं। ठीक है, अरे बाप रे, ये भी हमारे अंदर नहीं है। ठीक है, ओके, तो फिर हमारे अंदर है क्या? ठीक है, अच्छा एक और है पोस्ट एनल टेल। टेल क्या है हमारे, जो एनस के पीछे टेल निकलती है। तो ये चार ऐसे करेक्टर हैं जो किसमें मिलते हैं, कॉर्डेटा में मिलते हैं। लेकिन अब आपके साथ में परेशानी ये है, अब हम बात करते हैं, तो ना तो हमारी बॉडी के अंदर पीछे कोई रॉड है, ना ही हमारे अंदर पीछे कोई पाइप है जिसमें नर्वस सिस्टम की पाइप है, ना ही हमारे अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट है। तो हम फिर कॉर्डेट कैसे हुए? ठीक है, हम क्या कॉर्डेट हैं या नहीं है? बिल्कुल हम कॉर्डेट हैं। एक्चुअली हमारे पहली बात, कॉर्डेट की डेफिनेशन क्या है, कॉर्डेट किनको कहते हैं? वो सभी ऑर्गेनिज्म जिनकी लाइफ के अंदर कभी ना कभी किसी भी स्टेज में, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज हो, चाहे एडल्ट स्टेज हो या एजिंग स्टेज हो, ये तीनों कैरेक्टर, ये कॉर्डेट के कैरेक्टर मिलते हैं, उन्हें कहते हैं कॉर्डेट। ठीक है, हमारे अंदर ये सारे के सारे कैरेक्टर एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलते हैं, जब हम एम्ब्रियो होते हैं ना तब मिलते हैं, लेकिन बाद में ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब ये कहां जाते हैं मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं नोटोकॉर्ड की बात। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, नोटोकॉर्ड जो होती है वो सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है और होती है हमारी बॉडी में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये खत्म हो जाती है और इसको कौन रिप्लेस कर देता है? वर्टिबल कॉलम। तो वर्टिबल कॉलम किसको रिप्लेस कर देता है? नोटोकॉर्ड को। नोटोकॉर्ड थी लेकिन रिप्लेस हो गई किससे? वर्टिबल कॉलम से। ठीक है, फिर आता है डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड भी हमारी बॉडी में होती है जब, ठीक है, लेकिन बाद में इसका आगे वाला हिस्सा फूल करके क्या बना लेता है? ब्रेन बना लेता है, और पीछे वाला हिस्सा पतला हो जाता है और वो क्या बना लेता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारी बॉडी में अभी नर्व कॉर्ड है लेकिन वो किस में बदल गई है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। अब आता है फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स। फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट भी हमारी बॉडी में अभी भी हैं, पर कैसे? अलग फॉर्म के अंदर है। हमारे जो यूस्टेक, आप देखो हमारा कान जो है वो हमारे नाक गले से जुड़ा होता है। ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, ईयर नोज थ्रोट, तो गले से जुड़ा होता है। कान के अंदर यूस्टेकियन ट्यूब्यूल जो होती हैं वो इसका क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म है। अब अगर आपको चेक करना है कि कान गले से जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आप अपना मुंह बंद कर लीजिए कस के, फिर नाक भी बंद कर लीजिए हाथ से, और अपनी सलाइवा को निगलिए। जैसे ही आप अपनी सलाइवा को अंदर करेंगे, निगलेंगे, तो आपके कान में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कान किससे जुड़ा हुआ है? गले से जुड़ा हुआ है। किससे? फेरेंजियल गिल स्लिट के ही मॉडिफिकेशन से, जिसे हम कहते हैं यूस्टेकियन ट्यूब्यूल। ठीक है बेटे,
तो ये हुआ। अब पोस्ट एनल टेल, ये चौथा कैरेक्टर है जो सभी में नहीं मिलता लेकिन हम मानते हैं। पोस्ट एनल टेल, हमारे अंदर टेल बोन तो मिलती है, इसका मतलब ये भी कैरेक्टर है। इसके अलावा और भी कई कैरेक्टर हैं जो कि कॉर्डेट के हैं, जैसे कि वेंट्रल हार्ट। ठीक है, कॉर्डेट के अंदर हार्ट कहां होगा? वेंट्रल पोजीशन पे होगा, जबकि नॉन कॉर्डेट में कहां होता है? या तो डोर्सल साइड में या लेटरल साइड में। ठीक है, कॉर्डेट के अंदर ब्लड फ्लो भी जो है वो क्या होता है? डोर्सल साइड पे एंटीरियर टू पोस्टीरियर और वेंट्रल साइड पे पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है। समझ में आया बेटू? तो ये जो है, ये डायग्राम आप क्लियर हो जाएगा। ये सारे के सारे कॉर्डेट कैरेक्टर हैं। अगर ये कॉर्डेट कैरेक्टर हैं सभी में तो उसे कहते हैं क्या? कॉर्डेट। और अगर नहीं है तो उसे कहते हैं नॉन कॉर्डेट। समझ में आ गया? हम क्या हैं? कॉर्डेट हैं। ओके, अब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे भी अलग अलग तरह के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। और अगर वो उसमें क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग अलग तरह के होते हैं। अगर किसी के अंदर कैनाल सिस्टम है, जैसे पॉरीफेरा के अंदर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है? कैनाल सिस्टम होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें होता है? एकाइनोडर्मेट में होता है। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्थोपोड के अंदर होता है। और क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है? ह्यूमंस में होता है, एनेलिडा में होता है। अगर ब्लड क्लोज बंद पाइप में हो, क्लोज पाइप के अंदर फ्लो करे तो उसे बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर ओपन वेजल्स के अंदर हो तो उसे बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ऑर्थोपोड में होता है। रेस्पिरेशन के बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, अगर स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो तो बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जो कि एनेलिडा में होता है। एनेलिडा में स्किन से होता है, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। स्किन क्या करती है? बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर से ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है। इसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बाय स्किन और बॉडी वॉल। लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। इसके बाद ब्रेकियल रेस्पिरेशन, जो गिल से होता है। ठीक है, फिर पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो कि लंग्स से होता है। गिल से रेस्पिरेशन किस में होगा? ब्रेकियल रेस्पिरेशन फिशेज में होता है। पल्मोनरी किस में होता है? ह्यूमंस में, मैमल में। ठीक है, रेप्टाइल्स में, इनमें पल्मोनरी होता है। ट्रेकियल रेस्पिरेशन थ्रू ट्रेकिया, इंसेक्ट के अंदर एक पाइप्स होते हैं जिनको हम ट्रेकिया कहते हैं, वो ट्रेकिया से रेस्पिरेशन करते हैं, जिसे ट्रेकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है बेटे, इसके बाद में आता है एक्सक्रीशन के बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक्सक्रीशन अलग अलग तरह से हो सकता है, बॉडी वॉल से भी हो सकता है एक्वेटिक में। ठीक है, फ्लेम सेल भी होती हैं, किसी के अंदर नेफ्रीडिया होते हैं और किसी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। हमारे अंदर क्या होते हैं? किडनीज होती हैं। ठीक है, ओके। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अमीनोटेलिक, जो अमीनो एसिड निकालते हैं। अमोनोटेलिक, जो अमोनिया डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, अमोनोटेलिक लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं, पॉरीफेरा वगैरह। यूरियोटेलिक, जो यूरिया निकालते हैं। ठीक है, यूरिकोटेलिक, जो यूरिक एसिड निकालते हैं। यूरियोटेलिक में हम आते हैं, मैमल्स और एनेलिडा आते हैं। और यूरिकोटेलिक में कौन आते हैं? बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट। बर्ड्स की पोटी आपने देखी होगी, तो उसमें आपको व्हाइट कलर का जो पोर्शन होता है ना, वो उसका सूसू होता है, वो पेस्ट के फॉर्म में निकलता है, यूरिक एसिड के पेस्ट के फॉर्म में। ठीक है बेटू, तो ये है कुछ बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। ठीक है, एनिमल किंगडम, जितना भी एनिमल किंगडम है ना, पूरा एनिमल किंगडम, उसे आगे अलग अलग फाइलम में बांटा है, अलग अलग फाइलम। ठीक है, कल बताया था मैंने टेक्सोनोमी हायरार्की में कि पहले किंगडम आएगा, उसके बाद फाइलम आएगा। ठीक है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, यानी किंगडम, फाइलम, ठीक है, क्लास और ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ठीक है, तो फाइलम के सारे किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम आता है। एनिमल किंगडम को फाइलम में बांटा है। फाइलम दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक मेजर फाइलम और दूसरे माइनर फाइलम। मेजर फाइलम में बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, माइनर फाइलम में कम स्पीशीज होती हैं। मेजर फाइलम के अंदर आते हैं ऑर्थोपोड, एनेलिडा, मोलस्का। माइनर फाइलम में कौन आते हैं? कम स्पीशीज वाले, टीनोफोरा और हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? तो यहां पर मेजर फाइलम में सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? ऑर्थोपोडा। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? ऑर्थोपोडा। सेकंड नंबर पे कौन सा है? एनेलिडा। माइनर फाइलम दोनों एक जैसे हैं, कौन से? टीनोफोरा और हेमिकॉर्डेटा। यहां पर बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन जो है वो खत्म होता है और अब हम अलग अलग फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटे, कोई प्रॉब्लम हो आप आराम से पूछ सकते हो।